कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बाथरूम में नहा रही थी। लेकिन जब वो नहाकर बाथरूम से बाहर आती है तो बाहर कुछ लोग जो कि अपने चेहरे पर अजीब सा मास्क लगाए हुए थे वो उसका इंतजार कर रहे थे। वो लड़की उन्हें देखती है और जोर से चिल्लाती है और इसी के साथ ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब आखिर ये लोग हैं कौन और उन लोगों ने उस लड़की के साथ क्या किया, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत फरहाना नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जो कि एक मुस्लिम फैमिली से है। साथ ही फरहाना की शादी भी हो चुकी है। फरहाना का हस्बैंड और उसके 3 बच्चे उसी के घर में रहते हैं। उन तीनों में से 2 बच्चे स्कूल जाने वाले हैं और एक गोद में है। फरहाना के फादर की एक जूते की दुकान है जिसमें फरहाना का पति भी काम करता है। अभी के टाइम पे ये दुकान इतनी नहीं चलती, लेकिन एक समय पर ये दुकान इतनी चलती थी कि इसी के कमाई के चलते फरहाना के पिता ने अपने तीनों बेटियों की शादी की थी। साथ ही फरहाना का पति बहुत ही सीधा साधे आदमी है, लेकिन उसकी आमदनी इतनी भी नहीं है कि वो अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। अब घर के ऐसे हालात को देखकर फरहाना अपने फादर से पूछती है कि अगर आप कहें तो मैं कोई जॉब कर लूं। लेकिन फरहाना के अब्बू पुराने ख्यालात के आदमी थे। उनको घर की औरतों का बाहर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। यहाँ तक कि फरहाना के पास अपना मोबाइल फोन भी नहीं है। जो भी कॉल आता है वो घर के लैंडलाइन पर भी आता है, जिसे रिसीव करने की इजाजत भी फरहाना को नहीं होती। अब कुछ रास्ता ना देखते हुए फरहाना अपने पड़ोसी से उधार मांगती है ताकि घर का खर्चा चल सके। फिर वो गरीम के साथ अपने एक दोस्त की शादी में जाती है जो कि क्रिश्चियन है। अब फरहाना इन सबको देखकर ये सोचती है कि इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, मेरी लाइफ कब ऐसी होगी। तभी फरहाना को उसकी एक और बचपन की दोस्त मिलती है। उसका नाम नृत्या होता है, जो कि बातों ही बातों में फरहाना की तकलीफ समझकर उसको अपनी कंपनी का कार्ड देती है और कहती है कि कल तुम वहां आ जाना, मेरी कंपनी में इंटरव्यूज चल रहे हैं। फरहाना इस जॉब इंटरव्यू के बारे में फरीन को बताती है, जो कि दूसरे दिन फरहाना को लेके वहां पहुंचता है। और इस इंटरव्यू को देने के बाद फरहाना जब बाहर निकलती है तो फरीन को बताती है कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो चुका है। इस बात से फरीन ज्यादा खुश तो नहीं होता, पर फरहाना को कुछ कह भी नहीं पाता। दरअसल करीम को ये पता है पैसे ना कमाने की वजह से फरहाना को ये जॉब करनी पड़ रही है, लेकिन इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकता। फरहाना अपने लिए एक पर्स खरीदती है, साथ ही वो इस जॉब के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी है। अब अगले सीन में जब फरहाना जॉब पर जाने के लिए तैयार होती है तो ये चीज उसके अब्बू को बिल्कुल पसंद नहीं आती। यहाँ करीम फरहाना के लिए एक चप्पल लेके आता है जिसको वो अपने हाथों से उसे पहना भी देता है। फिर फरहाना ऑफिस चली जाती है जहाँ फरहाना को पता चलता है कि अभी उसे ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो यहाँ काम करने के तरीके को समझ जाए। दरअसल यहाँ पर एक क्रेडिट कार्ड सेलिंग सेंटर है जिसके बारे में फरहाना को सब कुछ बताया और सिखाया जाता है। फिर ट्रेनिंग होने के बाद फरहाना पहली बार डरते हुए किसी कस्टमर से बात करती है। यहाँ वो बड़ी आसानी से उसको सब कुछ समझाकर अपना पहला क्रेडिट कार्ड सेल कर ही लेती है। बीते हुए दिनों के साथ फरहाना इस काम में काफी ज्यादा माहिर हो चुकी है। इस जॉब को करने की वजह से उसके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया होता है। यहाँ की सैलरी और इंसेंटिव से फरहाना का घर तो बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन उसके ऑफिस बिल्डिंग में ऊपर के फ्लोर पर एक दूसरा डिपार्टमेंट भी मौजूद है जहाँ पर काम करने वाली लड़कियों को इस जगह से काफी ज्यादा इंसेंटिव मिलता है। साथ ही वो लड़कियां कार से आती हैं और उनके पास आईफोन भी है। अब यह देखकर फरहाना का मन भी करता है कि वह उस जगह पर काम करे। इसलिए जब उसकी दोस्त नित्या भी उसी डिपार्टमेंट में चली जाती है तो फरहाना भी उसे कहती है कि यार मुझे भी काम दिलवाओ ना यहाँ पर। तो नित्या उसे कहती है कि तुम जहाँ पर हो वो बिल्कुल सही जगह है, हमारी वाली जॉब को तुम नहीं कर पाओगी, इसलिए जहाँ हो वहाँ अच्छे से मन लगाकर काम करो। एक दिन अचानक फरहाना के बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। दरअसल उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। उसको लेकर यह लोग तुरंत हॉस्पिटल पहुँचते हैं जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि इस बच्चे के लंग्स में कुछ खराबी आ गई है, इसलिए उसका अर्जेंट ऑपरेशन करना होगा। अब क्योंकि ऑपरेशन करना बहुत ही जरूरी है
तो ना चाहते हुए भी लोन लेकर उस बच्चे के ऑपरेशन का इलाज किया जाता है, जिससे बच्चे का ऑपरेशन तो हो जाएगा लेकिन यह लोन वापस भी करना होगा। इसलिए फरहाना नित्या से अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताकर विनती करती है कि प्लीज मुझे अपनी ऑफिस में जॉब दिलवा दो। ना चाहते हुए भी नित्या उसे अपने बॉस के पास ले जाती है, जो नित्या से कहते हैं कि तुम फरहाना को इस काम के बारे में सब कुछ समझा दो, बाकी एक हफ्ते के लिए हम फरहाना का परफॉर्मेंस देखेंगे, जो अगर ठीक रहा तो फरहाना को कंटिन्यू कर दिया जाएगा। अब नित्या फरहाना से बताती है कि यह काम तुम्हारे पिछले काम से काफी अलग है। असल में ये ऑनलाइन कॉलिंग चैटिंग सर्विस है, जिसे लोग सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो लड़कियों से अपनी मन मर्जी बातें कर सके। यहाँ एक तरह से हमें लोगों से अश्लील बातें करनी होती है। जितना देर तुम किसी कस्टमर से बात करोगी उतना ज्यादा तुम्हारा पैसा बनेगा। साथ ही यहाँ के कुछ नियम भी है, जैसे कि तुम किसी कस्टमर को अपने बारे में कुछ नहीं बता सकती, यहाँ तक कि अपना असली नाम भी नहीं। और अगर किसी ने ऐसा किया तो विवेक उसकी कंप्लेन बॉस से कर देगा। यहाँ विवेक की बात करें तो यहाँ उसकी यही मेन जॉब है, वो सारे कॉल्स को रिकॉर्ड करके उनकी रिकॉर्डिंग सुनता है। अब ये सब बताने के बाद नित्या अपने क्लाइंट से बात करने लगती है, जिनकी बातों को सुनकर फरहाना को काफी बुरा लगता है। यहाँ तक कि जब वो घर जा रही होती है तो उसे ऐसा लगता है कि सब उसे गलत नजर से देख रहे हैं, इसलिए वो मन बनाती है कि वो अपने पुरानी जॉब पर ही कायम रहेगी। यहाँ फरहाना को परेशान देखकर करीम उसके पीछे का कारण पूछता है। फरहाना उसे बताती है कि आज एक कस्टमर ने मुझसे काफी बुरी तरीके से बात। करीम हंसते हुए उसे कहता है कि अरे इसमें घबराने वाली क्या बात, ये तो जॉब की बात है, जैसे कि मैं रोज अपने दुकान में लोगों को चप्पल या जूते पहनाता हूँ, पर मैं बाहर ऐसा नहीं। तो जब तक जॉब करने के दौरान तुम्हारे से किसी भी तरह कोई बात करे वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन जॉब के बाहर अगर कोई ऐसा करता है तो उसे सबक सिखाना बनता है। अब करीम की इस बात से फरहाना को थोड़ी हिम्मत मिलती है, इसीलिए वो दोबारा से उसी ऑफिस में पहुंच जाती है, जहां वो नित्या से पूछती है कि यहाँ लोग ऐसी बातें करते क्यों हैं, साथ ही लड़कियां यहाँ पे कैसे काम कर लेती हैं, ये तो गलत है ना। नित्या फरहाना को समझते हुए कहती है कि यार यह सिर्फ एक सर्विस है, जिसके जरिए यहाँ पे लोग अपने मन की उन बातों को अजनबियों से कह पाते हैं जो वो अपनी बीवी या किसी को नहीं बता सकते। कम से कम यहाँ पे लोग राह चलती लड़कियों के साथ गलत तो नहीं करते। अब फरहाना को इतना समझाने के बाद वो लोगों से बात करने लग जाती, जिस दौरान उसके पास काफी अजीब अजीब लोगों के बात करती है। इस ऑफिस में सोफिया नाम की एक लड़की भी काम करती है, जो सबसे ज्यादा बात करके हमेशा टॉप पर बनी रहती है। खैर अगले दिन भी फरहाना का स्ट्रगल जारी रहता है। वह किसी भी क्लाइंट से बात करने में कंफर्टेबल फील नहीं करती। भी उसके पास एक क्लाइंट का फोन आता है, वो उससे अश्लील नहीं बल्कि काफी रिस्पेक्ट दे के बात कर। अब यह सुनकर फरहाना काफी खुश होती है, उसे यह लगता है कि यह आदमी दिल का बहुत अच्छा। जिस आदमी ने फरहाना को कॉल किया था उसका नाम डेलन था, पर वो अपना नाम फरहाना को नहीं बताता। फरहाना भी रूल्स के हिसाब से उसे अपना नाम ईशा बताती है, जिसके बाद फरहाना और डेलन के बीच रोज लंबी लंबी बातें शुरू हो जाती हैं, जिससे फरहाना का परफॉर्मेंस काफी अच्छा हो जाता है और अब उससे आगे सिर्फ सोफिया रहती है। अब एक दिन डेलन से फरहाना बताती है कि मैं जल्द ही ये जॉब छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ये काम सही नहीं लगता। इस पर डेलन उसे कहता है कि ईशा नहीं, ऐसा मत करो, मुझे सिर्फ तुमसे बात करने में अच्छा लगता है। हम दोनों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन बन गया है। अब डेलन की यह बात फरहाना को काफी अच्छी लगती है। अब वो इस जॉब को कंटिन्यू करने का इरादा कर लेती है। अब एक दिन फरहाना से ऐसे बात करते वक्त डेलन को पता चल जाता है कि फरहाना मुस्लिम है, जिससे फरहाना थोड़ी चौंक जाती है, लेकिन अब तक वह बात करके डेलन पर इतना भरोसा तो करने लगी है कि कम से कम अपने रिलीजन के बारे में उसे बता पाए। और अब इनकी बातों को विवेक काफी गौर से सुनता है, क्योंकि उसे पता है कि डेलन और फरहाना के बीच कुछ तो पक्का चालू हो गया है। अब डेलन फरहाना से कहता है कि अभी तो रमजान का महीना चल रहा है, तो तुम रोजे रखकर इतनी बात कैसे कर लेती हो। वो फरहाना को आराम करने के लिए कहता है। इस दौरान वो उसे अपना म्यूजिक भी सुनाता है और कुछ के बाद कहता है कि मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। फरहाना उसे कहती है कि आप मेरी जगह किसी भिखारी को दे दीजिएगा, यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। अब घर जाते वक्त एक भिखारी के पास ईशा नाम का एक पैकेट देखती है, जिसके बारे में पूछने पर
वह भिखारी बताते हैं कि यह मुझे किसी आदमी ने दिया है। उसने यह ईशा नाम की लड़की को देने के लिए कहा है और साथ ही उन्होंने मुझे काफी पैसे भी दिए। अब यह सुनकर फरहाना जब वो गिफ्ट को खोलकर देखती है तो उसमें सिफोन नाम का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको देखकर फरहाना का चेहरा ही खिल उठता। वो सब कुछ भूल चुकी है। मगर अगले दिन ऑफिस जाने पर फरहाना को डेलन की कॉल नहीं आती, जिससे वो परेशान हो जाती है कि उसके साथ क्या हुआ होगा। उसे लगातार अलग अलग लोगों की कॉल आ रही होती है, जिन्हें वो कट कर देती है। फरहाना 2 दिन इंतजार करती है मगर अभी तक डेलन की कोई कॉल नहीं आई। इसलिए वो सोफिया के साथ जाकर अपने लिए एक मोबाइल लेती है। साथ ही वो सोफिया को अपना आधार कार्ड देती है ताकि वो फरहाना के लिए एक सिम ले ले। उसके बाद फरहाना एक न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन देखती है। में लिखा होता है एक म्यूजिशियन की एक्सीडेंट की वजह से मौत हो चुकी है, जो कि किसी लड़की से ऑनलाइन चैटिंग करता था। अब इस खबर को पढ़कर फरहाना को लगता है कि यह शायद डेलन है। इस बात को वह नित्या से भी शेयर करती है। इसी दौरान अचानक से फरहाना के पास डेलन का कॉल आ जाती है। फिर वो फरहाना से कॉल ना करने के लिए माफी मांगता है। वो बताता है कि मेरा फोन खराब हो चुका था, इसी वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दो। फरहाना उसे कहती है कि मुझे लगा आपको कुछ हो गया और इस सबक से मुझे ये तो पता चल गया है कि जिंदगी बहुत छोटी है, इसमें किसी को भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। यहाँ उसकी बात सुनकर डेलन सबसे पहले अपना उसे नाम बताता है और कहता है कि मैं कल तुमसे ईद के दिन मिलना चाहता हूँ, जिसके लिए फरहाना राजी हो जाती और कहती है कि मैं कल तुम्हारे लिए बिरयानी लेकर के आऊंगी। अब इनकी इस मीटिंग के बारे में पता चलते ही पहले तो विवेक अपने बॉस को इन सब के बारे में बताने की सोचता है, लेकिन फिर वो खुद को रोक लेता है क्योंकि वो भी फरहाना की तरह इस आदमी को देखना चाहता है। अगले दिन फरहाना काफी खुशी खुशी बिरयानी बनाती है, लेकिन जब बाहर जाने का मौका हो जाता है तो उसे बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन शाम को सभी लोग बाहर घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। इसी दौरान फरहाना तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर घर से जाने के लिए मना कर देती है। फिर सबके जाने के बाद एक टिफिन में बिरयानी पैक कर कर वो डेलन से मिलने के लिए बाहर निकल जाती है। रास्ते में करीम फरहाना को कहीं जाते हुए देख लेता है। वो फरहाना का चुपचाप पीछा करता है। थोड़ी देर बाद फरहाना मेट्रो स्टेशन जा पहुंचती, जहां विवेक भी मौजूद होता है। वो भी फरहाना की तरह डेलन को देखना चाहता है, लेकिन तभी अचानक फरहाना को नित्या की कॉल आती है, जो बताती है कि सोफिया अपने क्लाइंट से बाहर भी मिला करती, जो कि उसको एक होटल के कमरे में लेकर गया, जहां और भी लोग मौजूद थे जो सोफिया के साथ एंजॉय करना चाहते थे। इस अफरा तफरी में सोफिया के गले में एक धारदार चूसने की वजह से उसकी मौत हो गई। दरअसल मूवी के स्टार्टिंग में यही सीन दिखाया गया था। अब यह सुनकर फरहाना के पैरों तले जमीन खिसक जाती और वो उस बिरयानी वाले टिफिन को वहीं छोड़ वापस घर आ जाती, क्योंकि उसका भी केस सोफिया की तरह हो सकता था। पर जब वो घर वापस आती है तो घर पर पुलिस पहले से ही मौजूद होती है, जो कि सोफिया के लिए आई है, क्योंकि सोफिया के पर्स से फरहाना का आधार कार्ड मिला है, जो कि वो सोफिया से वापस लेना भूल गई थी। फिलहाल पुलिस वाले फरहाना से पूछताछ कर चले जाते हैं। फरहाना के फ़ोन के बारे में पता चलने के बाद और यह सब हो जाने की वजह से फरहाना के अब्बू उस पर काफ़ी गुस्सा करते हैं, मगर करीम उससे एक शब्द भी नहीं कहता। बल्कि अगले दिन फरहाना नित्या को कॉल करके जॉब आने के लिए मना करती है तो करीम उससे कहता है कि तुम अगर ऐसे अचानक जॉब जाना छोड़ दोगी तो लोग तुम पर शक करेंगे, इसलिए वहां जरूर जाना चाहिए। यहाँ करीम की बात मानकर फरहाना दोबारा वापस जाती है, जहाँ सोफिया के मौत की वजह से सभी लड़कियों के यहाँ नियम गौर से बताए जाते हैं। साथ ही उन सभी को सिक्योरिटी पर्पस के लिए पेपर स्प्रे भी दिया जाता है। इसके बाद सभी अपने काम में लग जाते हैं। इसी दौरान डेलन की कॉल फरहाना को आती है, जिससे फरहाना बड़े ही प्रोफेशनल अंदाज में बात करने की कोशिश करती। डेलन फरहाना से कहता है कि कल आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। फरहाना उससे रूड होकर कहती है कि हम कभी नहीं मिलेंगे, अब से मैं तुमसे इस तरह बात नहीं करूंगी। यहाँ मैं अपना काम करने आती हूँ, ना कि रिश्ता बनाने। फरहाना की ये सभी बातें सुनकर डेलन फोन कट कर देता है, जिसके कुछ दिनों बाद तक उसका कोई कॉल नहीं आता। फिर एक दिन डेलन के बारे में बात करते वक्त नित्या फरहाना से कहती है कि तुम्हें उससे पहले सारी बात समझनी चाहिए थी, उससे रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए था। अगर अब उसका कॉल आता है तो तुम उसे अच्छे से बात करना और सब चीज समझाना।
यह बात सुनकर फरहाना डेलन को सब कुछ सच बताने का ठान लेती है। तभी अचानक से डेलन का कॉल आता है। फरहाना कुछ कह पाती, पर इससे पहले डेलन फरहाना से कहता है, तुम्हें लगता है तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा पता नहीं लगा पाऊंगा। बीते दिन मैंने जब तुम्हें फोन नहीं किया तो उस वक्त मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था। तुमने मुझे मना किया है और अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। यहाँ डेलन फरहाना का असली नाम लेकर के पुकारता है। साथ ही वो उसका ऑफिस से लेकर के घर तक का एड्रेस भी जान चुका है। वह कहता है कि मैं तब तक तुम्हें फॉलो करूंगा जब तक तुम सबक सीखकर मुझसे खुद मिलने नहीं आ जाती। डेलन की ये सभी बातें सुनकर फरहाना काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो डरते डरते अपने घर जाती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि डेलन कहीं उसका पीछा न कर रहा हो। इधर घर में पहुंचते ही ईशा नाम का कोई पार्सल आया हो, जिसे देखकर करीम उसे वापस कर देता है। कहता है कि इस एड्रेस पर कोई ईशा नाम की लड़की नहीं रहती। अगले दिन ऑफिस में फरहाना को डेलन जब फिर से कॉल करता है तो वह डेलन से कहती है, तुमने अगर मुझे परेशान करना बंद नहीं किया तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। डेलन कहता है कि तुम शौक से कंप्लेन करो, पर एक चीज याद रखना, मेरे पास तुम्हारे सारे कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद हैं, जो कि मैं तुम्हारे पति और परिवार वाले को दिखा दूंगा। अब यह सुनकर फरहाना को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि अब वो क्या करे। साथ ही जब वो घर जाती है तो वो देखती है कि कोई काली कलर का टी शर्ट पहना हुआ इंसान उसका पीछा कर रहा है, जिसे वो चकमा देने की कोशिश करती है। और यहाँ फरहाना को पता चलता है कि वो कोई और नहीं, उसका पति करीम है। घर पहुंचकर वो करीम से इस बारे में सवाल करती कि अगर तुम्हें मुझ पर शक था तो मुझे नौकरी पर क्यों भेजा। जवाब में करीम वही बिरयानी वाला टिफिन दिखाते हुए कहता कि उस दिन भी मैंने तुम्हारा पीछा किया, जहाँ मुझे समझ में आ गया कि तुम्हें किसी से खतरा है, इसीलिए मैं तुम्हारा पीछा इस तरह करता हूँ, इसलिए कि कोई तुम्हें नुकसान न पहुँचा पाए। बाकी तुम मुझे कुछ बताओ या नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं पूछूंगा, मगर कल से मैं तुम्हें छोड़ने और लेने में ही आऊंगा। इस बात को मानकर फरहाना डेली उसके साथ आने और जाने लग जाती है। इधर विवेक को पता चलता है कि डेलन फरहाना को कैसे टॉर्चर कर रहा है, इसीलिए वो ऐसा सिस्टम कर देता है कि डेलन की कॉल फरहाना को छोड़कर बाकी सारी लड़कियों को आए। इससे डेलन तो पूरी तरह बौखला जाता है, इसलिए वो अगले दिन देखता है कि फरहाना ऑफिस अपने पति के साथ आ रही है। इसलिए गुस्से में वो करीम का एक्सीडेंट करवा देता है और करीम का फोन चुरा कर फरहाना को कॉल कर बताता है कि तुम्हारे पति को मैंने सजा दे दी जो तुम्हें मिलनी चाहिए थी। बाकी तुम चिंता नहीं करो, वो बच गया है, वो हॉस्पिटल में है। अब ये सुनते ही फरहाना तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाती, जहां हम देखते हैं कि करीम के पैर में चोट आई है, बाकी कोई सीरियस बात नहीं। अब अगले दिन फरहाना डेलन का सामना करने के लिए मन बना ही लेती। वो उस गिफ्ट के जरिए उस दुकान तक पहुंचती है जहां से ये खरीदा गया था। वहां से फरहाना को उसके क्रेडिट कार्ड का पता चल जाता है, जो कि उसी बैंक का है जहां पे फरहाना पहले काम किया करती। फिर वहां की टेक्नीशियन की मदद से नित्या और फरहाना को डेलन का फोन नंबर और एड्रेस मिल जाता है। साथ ही फरहाना को ये पता चलता है कि डेलन किसी मॉल में अभी अपनी क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर रहा है। वहां पहुंचकर फरहाना आखिरकार डेलन को ढूंढ ही लेती है, जिस दौरान फरहाना को एक फेक कॉल करके नित्या फरहाना की उसे पहचानने में मदद करती। फिर फरहाना अपने मुंह पर मास्क लगाकर उसका फोन चुराने के लिए जाती, क्योंकि उसी में उसकी और डेलन की सारी बात की रिकॉर्डिंग मौजूद। लेकिन उससे पहले फरहाना फोन ले पाती, वो उसको पहचान कर उसका हाथ पकड़ लेता है, जो देख फरहाना उसकी आंख में पेपर स्प्रे करके भाग जाती है। वो उस फोन के लॉक को खुलवाने के लिए एक दुकान पर जाती है, जिसके खुलने के बाद फरहाना को उसमें कुछ नहीं मिलता। इसके पहले ही डेलन ने उस रिकॉर्डिंग को कहीं और डाल दिया था। इस बात से फरहाना एकदम से टूट जाती है, क्योंकि डेलन उससे कहता है कि मैं सारा वीडियो तुम्हारे पति को भेज दूंगा, जिस चीज को लेकर के फरहाना को रात में भी टॉर्चर कर रहा होता है, जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाती। यहाँ तक कि जब वो करीम के पास जाती है तो उसके हाथ कांप रहे होते, वह पूरी चाय वहीं पर गिरा देती। इसी के साथ ये सीन यहाँ पे होता है कट। अगले सीन में हम फरहाना को दोबारा से ऑफिस जाते हुए देख। इस बार वो डेलन से कहती है कि मैं तुमसे मिलने अभी तुम्हारे घर आ रही हूँ। इस बात को सुनकर वो काफी खुश होता है। इसी के साथ हमें उस वक्त का सीन दिखाया जाता है जब डेलन ईद के दिन फरहाना से मिलने के लिए वहाँ पर आ रहा था, तो उसने पीछे से एक औरत को
देखकर फरहाना समझकर लेकिन छूते ही उस लेडी ने डेलन को जोरदार तमाचा लगा दिया। अब इस वजह से सभी औरतें डेलन को काफी अजीब तरह से देख रहे होते। यहाँ उसे अपनी इंसल्ट बहुत महसूस होती, लेकिन फिर भी वो फरहाना से मिलना चाहता था, मगर वो भी नहीं आई और इसके अगले दिन अचानक उसने डेलन से बात करना बंद कर दी। ये डेलन अब इस चीजों का बदला लेना चाहता था। खैर, इस समय फरहाना डेलन के घर पहुंच जाती है। वह सीधा करीम को फोन करके कहता है कि तुम्हारी बीबी मेरे हाथ धो करके पड़ चुकी है, वह इस वक्त मेरे घर पे मौजूद, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, उसको यहाँ आकर लेकर जाओ। इधर वो फरहाना को देखकर कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लग गया था, मैंने हमारी पहली मुलाकात के लिए सारी चीजें सोच कर रखी हुई। अब इसी दौरान यहाँ पे करीम आता है, जो कि फरहाना को देखकर बिल्कुल हैरान नहीं, क्योंकि पिछली रात फरहाना ने चाय गिराने के दौरान उसे सब कुछ बता दिया था। यहाँ करीम ने भी गुस्सा नहीं किया और अपनी बीबी की परेशानी को समझा। सबसे मैच्योर बंदा पता है कौन है? करीम ही है, सबसे मैच्योर। फिर वो उसे अपनी पहचान की एक लेडीज पुलिस के पास लेके गया। वहाँ पे इन लोगों ने प्लान बनाया कि कल फरहाना डेलन से मिलने जाएगी। फरहाना भी विवेक के जरिए वो कॉल रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर पुलिस वालों को दे देती। बाकी था कि पुलिस करीम के साथ आकर डेलन को अरेस्ट कर ले। यहाँ पुलिस डेलन को रंगे हाथ पकड़ लेती है, जिसे फरहाना कहती है कि तुम एक साइको हो और तुम अपने अलावा और किसी से प्यार नहीं कर सकते। यहाँ इस कहानी के जरिए ये मैसेज दिया गया है, खासकर लड़कियों को ऐसे आंख मूंद करके अजनबी लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो उन्हें कितना भी अच्छा या फिर सही इंसान क्यों ना लगे। क्योंकि आजकल भी हमें आसपास ऐसे केसेस बहुत दिख रहे हैं जिसमें लड़कियां ऑनलाइन फ्रॉड और क्राइम का शिकार हो जाती। तो दोस्तों, कैसी लगे आपको कहानी? उम्मीद करूंगी कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और अनोखी कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।